गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी तक चैप्टर सेकंड में पढ़ रहे थे उत्तर भारत का मैदान। आज हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली, देखिए नदी की तीन अवस्थाएं होती हैं। युवावस्था में नदी पहाड़ों पर होती है, प्रौढ़ावस्था में नदी पहाड़ों से उतरकर मैदान में आ जाती है जहाँ पर नदी की घाटी की चौड़ाई बढ़ती है, गहराई नहीं। तृतीय अवस्था होती है वृद्धावस्था। इस अवस्था में नदी बिल्कुल समुद्र के पास पहुंच चुकी होती है और उसकी लंबाई मतलब क्या होता है, उसका ना तो उसका कटाव गहराई में होता है और ना ही कटाव उसका किनारों पर होता है। नदी की बहने की गति बहुत धीमी हो जाती है। तो ये नदी की, और नदी इस अवस्था में अपने साथ लाए गए मलबे को निक्षेपित यानी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तो इस मैदान में नदी की प्रौढ़ अवस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां जैसे बालू रोधिका, विसर्प रोधिका, गोखरू झील, गुम्फित नदियां आदि पाई जाती हैं। ये सारे के सारे जो चित्र है ना इनके गुम्फित नदियों के, ये सारे के सारे हम भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे अपर्दन वाले पार्ट में। तो ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदानी क्षेत्र नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्रों में समय समय पर बाढ़ आती हैं और नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं, और जिससे कि गुम्फित वाहिकाएं बनती हैं। होता क्या है, जब नदी अपना रास्ता बदल लेती है तो जो आगे की घाटी है वो खाली पड़ी रह जाती है, क्योंकि नदी तो दूसरी जगह से बहना शुरू कर देती है, तो उसको गुम्फित घाटी कहते हैं। उत्तर भारत में मैदानों में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरबन का डेल्टा। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 मीटर से 100 मीटर के बीच होती है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक का कार्य करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप ये नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री पे मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर ये नदी कितनी मुड़ जाती है? 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ जाती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने, जहाँ पर कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना और जूट उगाया जाता है। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जहाँ पर कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना और जूट उगाया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अपन बात करें तो बेटा जी आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा भारत का एक हल्का सा नक्शा है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ये वाला, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये प्रायद्वीपीय पठार है जो कि आपको त्रिभुजाकार आकृति में दिख रहा है। अब इसके जो साइड में जो ये वाले हैं ना, ये क्या है? ये है तटवर्ती मैदान। ये तटवर्ती मैदान है। चलिए, तो प्रायद्वीपीय पठार तो नदियों के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक यानी अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ और पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कौडमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निश्चित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलोंग, कार्बी एब्लोंग का पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग का पठार, पलायू का पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार, कर्नाटक का पठार। है तो ये प्रायद्वीपीय पठार, लेकिन नदियों ने इसको काट काट के अलग अलग कर दिया है, लेकिन और उसके अलग अलग नाम है। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभाग में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा में मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार को कुछ नदियों के अपन नाम बता सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार से कुछ नदियाँ तो अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियाँ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर में गिरने वाली दो मुख्य नदियों के नाम है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी। अब सवाल क्या है, देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार है वो उसका पश्चिमी भाग ऊपर की ओर उठा हुआ है, यानी अरब सागर की तरफ वाला जो हिस्सा है ना वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है थोड़ा, और बंगाल की खाड़ी की तरफ झुका हुआ है। तो सारी नदियां क्या होती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। लेकिन दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि क्योंकि नदियां और ताप्ती जो नदियां हैं वो भ्रंश घाटी में यानी दरार में बहती हैं, इसलिए वो ढाल के विपरीत दिशा में बहकर अरब सागर में गिरती हैं। सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय पठार को ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा में मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार को कुछ नदियों के नाम जैसे मैंने आपको बताया, कुछ स्थानाकृतियाँ भी हैं जो पूरब की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से सर्वाधित नहीं है। जैसे देखिए, जो पूरब की ओर बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, पश्चिम की ओर नदियाँ बहने वाली नदियाँ उनके डेल्टा नहीं बनते। इस क्षेत्र में मुख्य शिलाकृतियों में टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टानें, संरचना, टेकरी, पहाड़ियां, श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां शामिल हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से में भूत्थान, उत्थान कहते हैं धरातल के ऊपर उठने का, और निमज्जन कहते हैं नीचे धंसने को, भ्रंश कहते हैं दरार को, तथा विभंग कहते हैं टूट जाने को। निर्माण प्रक्रिया में अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे। भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि वहां पर बार बार भूकंपीय हलचल होती है। जहां पर भ्रंश यानी पृथ्वी के अंदर दरारें होती हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। अपनी पुनरावृत्ति भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड तथा धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मुरैना खड्ड इसी के उदाहरण हैं। ये जो खड्ड होते हैं इनको बेटा जी अपन बीहड़ भी कहते हैं। होता क्या है, नदियों के द्वारा यहाँ पर जो रेत है, उस जो मिट्टी है उसको काट काट कर विभाजित कर दिया जाता है और जिसे अपन खड्ड कहते हैं। अब कभी कभी तो देख, अभी जैसे कर रहा है, अभी कितनी देर तक करेगा कुछ भगवान ही मालिक इसका। तो मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है: दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तर पूर्वी पठार। तो सबसे पहले अपन बात करें दक्कन के पठार की, तो इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवितरित हैं। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडई, जो कि पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, और ये नीलगिरी पहाड़ियों में। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से, पूर्वी घाट अवितरित नहीं है। यहाँ पर कुछ मुख्य श्रेणियाँ: जावेदी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, पूरब और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियाँ में आपस में मिलते हैं। अब ये तो हुआ दक्कन का पठार। अब अपन बात करें मध्य उच्च भूभाग की, तो पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों में बना है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। अवशिष्ट का मतलब है जो पुराने पहाड़ घिस पिट के छोटे हो गए हैं, जिनकी ऊंचाई कम हो गई, उन अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, कि उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि काफ़ी हद तक अपरदित हैं और इनकी श्रृंखलाएं टूटी हुई हैं। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहां पर अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार रेतीले टिब्बों से ढके हुए हैं।
अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानें जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसके प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। फिर अपन बात करें बच्चे तो समुद्र तल के मध्य भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। बनास चंबल को एकमात्र मुख्य नदी है जो कि पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। उत्तर पूर्वी पठार की अपन बात करें, विस्तार में यह प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। माना जाता है हिमाचल उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्वी दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियां और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से अलग हो गया था। बाद में ये नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़, नदी जो अपने साथ में कंकड़, मिट्टी, पत्थर, चट्टानों को बहाकर लाती है, उन्हें जलोढ़क कहते हैं, उन्हें अवसाद कहते हैं, उन्हें तलछट कहते हैं, कई नाम है उनके, है ना। तो जलोढ़क भी उन्हें कहा जाता है। जल के द्वारा लुढ़का कर लाए गए पदार्थ जलोढ़क कहलाते हैं। पाट दिया गया यानी उस गड्ढे को भर दिया गया है। आज मेघालय और कार्बी एवलोंग का पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, मेघालय में गारो जनजाति पाई जाती है। पहाड़ी का नाम भी गारो है और जनजातियों का नाम भी है। तो गारो की पहाड़ियाँ, खासी जनजाति पाई जाती, खासी की पहाड़ियाँ, जैंतिया की पहाड़ियाँ। आसाम में कार्बी एवलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय का पठार भी कोयला, लोहा, सिलोनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का यहाँ पर भंडार पाया जाता है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणामस्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका हुआ है। चेरापूंजी में इतनी बारिश होती है कि ज़्यादा बारिश की वजह से चट्टानों पे से सारी की सारी मिट्टी बह जाती है, जिससे चट्टानों पर ना तो मिट्टी पाई जाती है और ना ही वनस्पति पाई जाती है, इसलिए उन्हें नग्न चट्टानें कहा जाता है। यहाँ पर वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। मैंने आपको बताया ना, वनस्पति नहीं होने का कारण क्या है? बड़ी तेज़ी से बारिश होती है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है, चेरापूंजी में। तो ज़्यादा बारिश की वजह से मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। चट्टानों के ऊपर मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे। फिर अपन बात करें भारतीय मरुस्थल की, तो विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित एक ऊबड़ खाबड़ धरा स्थल भूभाग है, जिस पर बहुत से अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। टीले, रेत के टीले आप जानते हैं, जिन्हें टिब्बा कहते हैं। अब उनके आकार के आधार पर उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। बरखान, अनुदैर्घ्य टीले। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम है, यानी 15 सेंटीमीटर से भी कम है, और परिणामस्वरूप एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन स्थलाकृतियों गुणों के कारण इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मोसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसके बारे में आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।